हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भूगोल का अध्याय 5 जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ये अध्याय हम दो भाग में करेंगे। आज हम करेंगे पहला भाग। इस भाग के अंदर हम देखेंगे कि प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है, वनस्पति कितने प्रकार की होती है, किन किन भागों में बांट सकते हैं और वन्य प्राणियों के बारे में। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्राकृतिक वनस्पति की, तो बच्चों वह वनस्पति जो मानव द्वारा तैयार नहीं की गई हो, यानी कि प्रकृति की देन हो, उसे हम कहते हैं प्राकृतिक वनस्पति। जैसा कि यहां लिख रखा है कि वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, प्राकृतिक वनस्पति कहलाता है। यानी कि प्रकृति का वह भाग जो मानव के बिना हस्तक्षेप के बना है, उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति। अब मैं बात करूं देशज, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, देशज मतलब हमारे देश की, यानी कि वह वनस्पति जो हमारे ही देश में होती है, यानी जिसका जो उद्गम जो है वो हमारे देश में हुआ हो, ऐसी वनस्पति को कहते हैं देशज। और एक ऐसी वनस्पति जो बाहर किसी अन्य देश से पहले लाई गई और बाद में हमारे देश में उसकी उपज की गई या हमारे देश में आकर लगाई गई, तो वो जो वनस्पति होगी वो होगी विदेशी वनस्पति। तो यहां देखो, सबसे पहले मैं बात करूं देशज वनस्पति की, तो वह वनस्पति जो कि मूल रूप से, यानी कि जो जिसका जो जन्म ही है वो कहाँ हुआ? हमारे ही देश में हुआ, मूल रूप से भारतीय है, उसे क्या कहते हैं? देशज। यानी कि ऐसी वनस्पति जिसका जन्म भारतीय भूभाग पर हुआ हो उसे क्या कहेंगे? देशज। और ऐसी वनस्पति जिसका जन्म भारतीय भूभाग पर ना होकर किसी और देश के भूभाग पर हुआ था तो उसे हम क्या कहते हैं? विदेशज। दूसरी क्या थी? विदेशज वनस्पति। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं उन्हें विदेशज वनस्पति कहते हैं। अब बात करता हूं बच्चों बायोम। देखो बच्चों, बायोम का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा तंत्र, एक ऐसा निकाय होता है बच्चों जहां कोई भी वनस्पति पनप सकती है, वनस्पति के लिए अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, उसे हम कहते हैं बायोम। भूमि पर स्थित एक बहुत बड़ा परितंत्र जिसमें विविध प्रकार की वनस्पतियां तथा जंतु शामिल होते हैं, क्या कहलाते हैं? बायोम। यानी कि अनुकूल परिस्थितियां होती है वनस्पति और वन्य जीवों के लिए, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? बायोम कहते हैं। अब मैं बात करता हूं बच्चों वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता। अच्छा, विविधता के अगर मैं कारणों की बात करूं कि वनस्पति भिन्न प्रकार की क्यों होती है, जैसे कि आपने देखा होगा बच्चों कि कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां एक ही जैसी वनस्पति होती है और जैसे ही हम स्थान बदलते रहते हैं वनस्पति के प्रकार भी क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। कहीं आप लंबे लंबे पेड़ देखते हो तो कहीं कंटीली झाड़ियां देखते हो, कहीं बड़े पत्ते वाले पेड़ देखते हो तो कहीं संकरे पत्ते वाले पेड़ देखते हो। तो ये प्रभाव कहाँ से पड़ता है, कैसे पड़ता है, और इन प्रभावों के लिए या वनस्पति की विभिन्नता के लिए कौन से कारक जिम्मेदार है, हम उन कारकों की बात करते हैं। जिनमें आते हैं बच्चों भूभाग, यानी कि किस भूभाग पर वह वनस्पति उत्पन्न हो रही है, पैदा हो रही है। दूसरा मृदा, यानी कि मिट्टी की गुणवत्ता। तीसरा तापमान। तापमान की बात करूं तो बच्चों तापमान जैसे कि बर्फीला इलाका है या बहुत ज्यादा ठंडा इलाका है या बहुत ज्यादा गर्म इलाका है, तो ये तापमान की बात आ गई। सूर्य का प्रकाश, यानी कि भूमध्य रेखा से दूरी की मैं बात करूं, जैसे कि आपको पता है बच्चों भूमध्य रेखा के ऊपर आसमान की लगभग हमेशा सीधी रेखा पड़ती है, तो वहां सूर्य का प्रकाश ज्यादा रहता है। वहीं मैं थोड़ा ऊपर आऊं, यानी कि यूरोप या मैं से बोलूं कि रूस की तरफ आऊं, तो वहां सूर्य का प्रकाश हमेशा नहीं पहुंचता या सूर्य की सीधी किरणें कभी भी नहीं पहुंचती। तो कहीं ना कहीं सूर्य का प्रकाश भी जो होता है वो क्या करता है? वनस्पति की विभिन्नता के लिए एक जिम्मेदार कारक है। और वृषण, यानी कि वृषा के ऊपर भी जो वन होते हैं, वनस्पति होती है, वो निर्भर करती है। यानी कि कुछ पादप ऐसे होते हैं जिन्हें कम वर्षा की आवश्यकता होती है, तो वह उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां वर्षा कम होती है, जबकि कुछ पादप ऐसे होते हैं जिन्हें ज्यादा वर्षा की आवश्यकता होती है, तो वे पादप उन स्थानों पर पाए जाएंगे जहां वर्षा की मात्रा ज्यादा होती है। भूभाग, जैसे कि अब मैं बात करूंगा कि कैसे प्रभावित करते हैं इन कारकों की, तो भूभाग की बात करूं तो भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। जैसे कि उपजाऊ भूमि पर कृषि की जाती है तथा उबड़ खाबड़ भूमि पर जंगल और घास के मैदान है जहां पर वन्य प्राणी रहते हैं। जैसे कि बच्चों आपने अपने आसपास के अंदर देखा होगा, जब अपने आसपास के क्षेत्र को देखते हैं तो हमारे आसपास के क्षेत्र में कई स्थान ऐसे हैं जो बिल्कुल समतल है, प्लेन है,
और कई कई स्थान, जैसे अगर आप पहाड़ी इलाकों में रहते हैं तो आपको पहाड़ियां नजर आती हैं। जैसा कि आपको पता है बच्चों कि पहाड़ियों के ऊपर खेती नहीं की जा सकती, तो वो ऐसा स्थान है जहां खेती नहीं की जा सकती, और अगर वो उपजाऊ है तो उन स्थानों पर क्या पाए जाएंगे, वन पाए जाएंगे। यानी कि जो भूभाग होता है कि भूभाग कैसा है, पर्वतीय है या मैदानी है, यह भी वनस्पति पर, यानी कि यह भी वनस्पति को प्रभावित करता है। मृदा यानी कि मिट्टी, तो विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है जो अलग अलग प्रकार की वनस्पति का आधार होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं मरुस्थल की, थार के मरुस्थल या जो भारत में थार का मरुस्थल है उसकी मैं बात करूं, तो मरुस्थल की बलुई मिट्टी में कंटीली झाड़ियां तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जैसे कि बच्चों आपको पता है हमारे, अगर मैं राजस्थान के हिसाब से बात करूं तो राजस्थान के अंदर जो मिट्टी पाई जाती है वो है बलुई मिट्टी, और बलुई मिट्टी की जो वनस्पति है वो है कंटीली झाड़ियां। वहीं अगर मैं बात करूं एक ऐसे क्षेत्र की, यानी कि डेल्टाई क्षेत्र की, जहां पानी की भरमार है, यानी कि वहां लगातार पानी बहता ही रहता है, तो ऐसे स्थानों पर जो वनस्पति होती है वो कौन सी होती है, पर्णपाती वनस्पति। तो ये किस पर निर्भर कर रहा है, ये उस स्थान पर मिट्टी की उर्वरकता पर निर्भर करता है। तापमान, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ स्थान पे तापमान बहुत ही निम्न है तो कुछ स्थानों पर तापमान बहुत ही ज्यादा है, पर हम वनस्पति तो हर एक स्थान पर देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो आपको पता है बच्चों ग्रीष्म काल के अंदर राजस्थान के अंदर जो तापमान है वो काफी उच्च होता है, बहुत ही उच्च तापमान होता है। वहीं अगर मैं बात करूं उत्तर भारत की तो उत्तर भारत में लगभग निम्न तापमान रहता है। वहीं मैं बात करूं दक्षिण भारत के अंदर तो दक्षिण भारत के अंदर एक औसत तापमान बना रहता है। तो हर एक स्थान पर भारत के वनस्पतियां हैं, तो वो वनस्पतियां किस चीज पर निर्भर कर रही हैं, वहां के तापमान पर निर्भर कर रही हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हिमालय पर्वत के ढलानों तथा प्रायद्वीप की पहाड़ियों पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करती है और उसे उष्ण कटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण तथा अल्पाइन वनस्पति में बदलती है। यानी कि ये बच्चों वनस्पति के अलग अलग प्रकार है। इस अध्याय के अंदर हम इन प्रकारों को भली भांति देखेंगे। अब मैं बात करता हूं सूर्य का प्रकाश। तो प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। वहीं अगर मैं कम मिले, प्रकाश की मात्रा बराबर न मिले तो वो जल्दी नहीं बढ़ पाते, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश से जो पादप होते हैं वो अपना भोजन तैयार करते हैं, उन्हें भोजन मिलता है सूर्य के प्रकाश से। अगर इसकी मात्रा ज्यादा रहेगी तो उनकी लंबाई उतनी ही जल्दी बढ़ेगी। अब मैं बात करता हूं वृषण, यानी कि वर्षा से। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक घने वन पाए जाते हैं। जैसे कि बच्चों अगर मैं भूमध्य रेखा के आसपास की बात करूं, जैसा कि आपको पता है कि भूमध्य रेखा के जो आसपास का क्षेत्र है, यानी कि मैं इससे 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ की बात कर रहा हूं, यानी कि 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण भूमध्य रेखा से, तो यह जो क्षेत्र है बच्चों ये अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो यहाँ की जो वनस्पति है वो निर्भर करेगी वर्षा की मात्रा पर। ऐसे ही जब मैं बच्चों ऊपर स्थानों पर जाऊंगा वहां वर्षा की मात्रा धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होती जाती है, तो वहां की वनस्पति उस प्रकार पर निर्भर करती है। वनों के लाभ, यानी कि वनों से हमें क्या क्या लाभ होते हैं उनकी बात करूं तो वर्षा लाने में सहायक है। देखो बच्चों होता क्या, वनों के कारण जो आसमान है इसके अंदर एक लो प्रेशर यानी कि निम्न दाब क्षेत्रफल बनता है, और उस निम्न दाब क्षेत्रफल के कारण बादल वहां आकर इकट्ठे हो जाते हैं, और जब बादल इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या हो जाती है, वर्षा हो जाती है। तो किस में काम आ रहे हैं वन हमारे, वर्षा लाने में। दूसरा ऑक्सीजन की आपूर्ति। जैसा कि बच्चों आपको पता है जब पादप अपना भोजन तैयार करते हैं तो वह भोजन तैयार करने में CO2 ग्रहण करते हैं, जबकि ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं। यानी कि हमारे वातावरण से CO2 में तो कमी ला रहे हैं, जबकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन के स्तर को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। जैसे कि बच्चों आपने सुना होगा अमेज़न के जंगलों के बारे में। बच्चों ये इतने घने जंगल है कि इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। यानी कि हमारी जरूरत की लगभग आधी ऑक्सीजन जो है वो अकेले अमेज़न के जंगलों से निकलती है। अमेज़न के जंगल बच्चों हमारे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पर स्थित है। खाद की प्राप्ति बच्चों
यह वनस्पति जब होती है नष्ट हो जाती है तो धीरे धीरे खाद में परिवर्तित हो जाती है। तो खाद की प्राप्ति भी किससे हो रही है? वनों से। दूसरी, बाढ़ तथा भूमि, इसका मतलब बच्चों बाढ़ से रक्षा करता है। देखो बच्चों, बाढ़ कब आती है? जब ऊपर से पानी, ढलानी क्षेत्रों से पानी तेजी से आगे बहता है, तो ये जो वृक्ष जो होते हैं, वन जो होते हैं, उसकी जो गति है उसको प्रभावित करते हैं, जिससे पानी धीरे चलता है और उस स्थान पर जलमग्न हो जाता है। या मैं ऐसे बोलूं कि भूजल का स्तर बढ़ाने में काम आ जाता है। कटाव की रोकथाम, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, जब ये पानी की स्पीड को, उसकी चाल को कम कर देगा तो जो मृदा अपरदन है यानी कि जो कटाव है उसमें क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। वन्य प्राणियों का आश्रय स्थल, वन्य प्राणी यानी कि वे प्राणी जो वनों के अंदर रहते हैं उनको घर प्रदान कर रहा है, उनको आश्रय प्रदान कर रहा है। जैसे कि अनेकों प्रकार की प्रजातियां, जैसे अगर मैं बंदरों की भी प्रजाति की बात करूं तो लगभग 36 प्रजाति है जो हमारे भारत के अंदर ही रहती हैं। आगे देखते हैं अपने जलवायु को सामान्य बनाना, समय समय पर बारिश के लिए उत्तरदायी होते हैं अपने वन, तो कहीं ना कहीं जलवायु को भी क्या कर रहा है? सामान्य बना रहा है। दूसरा, CO2 के स्तर को कम कर रहा है और ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ा रहा है, यानी कि प्रदूषण के स्तर को भी क्या कर रहा है? कम कर रहा है। खाद्य पदार्थों की प्राप्ति, ऐसे बहुत से उत्पाद प्राप्त होते हैं जिन्हें हम खाकर या जिनका हम उपभोग करते हैं। ईंधन या धंधों के लिए सहायक, और औषधि की प्राप्ति, यानी कि जो औषधीय पादप होते हैं उनसे क्या प्राप्ति होती है? औषधि की प्राप्ति होती है। अब मैं बात करता हूं भारत की प्राकृतिक वनस्पति। अभी मैंने प्राकृतिक वनस्पति की बात की और अब मैं भारत के दृष्टिकोण से देखूं कि भारत में कौन कौन सी प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है, तो हम उनकी बात करेंगे। हमारा देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है, यानी कि विश्व के अंदर जो मुख्य 12 जैव विविधता वाले देश हैं उनमें से जो बच्चों भारत का जो स्थान है ना वो है 10वां। भारत 10वें नंबर पर। जैव विविधता मतलब कितने विविध प्रकार की यहाँ पर वनस्पतियां पाई जाती हैं, कितने प्रकार की अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, उसके आधार पर बोला जाता है जैव विविधता। तो भारत जो देश है वो जैव विविधता के मामले में 10वें नंबर पर आता है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में 4थे स्थान पर आता है। जैसे कि आपको पता है जो भारत महाद्वीप जो है, भारत जो देश जो है यह एशिया महाद्वीप में आता है और एशिया महाद्वीप के अंदर अगर मैं भारत का जैव विविधता को देखते हुए स्थान की मैं बात करूं तो 4था स्थान है। वहीं विश्व के दृष्टिकोण से देखूं तो भारत का 10वां स्थान है। और यहां देखो बच्चों कुल 47,000 प्रकार की विभिन्न जातियां पाई जाती हैं पादपों की, यानी कि 47,000, इतनी एक बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के पादप पाए जाते हैं। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं जो कि विश्व में फूलों के पौधों का 6% है, यानी कि विश्व में जितने भी फूलों के पौधे हैं उनमें से 6% फूलों के पौधे किसके पास है? अकेले भारत के पास है। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं जैसा कि फर्न, शैवाल तथा कवक, ये भी पाए जाते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि जितने भी पादप है सबके फूल लगते हैं, ऐसे भी बहुत सारे पादप है जिनमें कोई भी प्रकार के फूल नहीं होते। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार के मछलियां ताजे तथा समुद्री पानी की पाई जाती हैं। यानी कि देखो बच्चों वनस्पतियों की बात की तो लगभग कितनी थी? 47,000। वनस्पतियों की बात की तो लगभग कितनी थी? 47,000 प्रकार की वनस्पतियां। और वहीं वन्य जीवों की बात करूं तो लगभग 90,000 जातियां, यानी कि 90,000 प्रकार के अलग अलग जीव जो हैं या जंतु वन्य जीव जो है हमारे यहाँ पाए जाते हैं। और कुछ अलग भिन्न प्रकार की मछलियां भी पाई जाती है या मछलियों की विभिन्न जातियां भी पाई जाती हैं। यहाँ पर एक दृष्टिकोण अलग अलग वनस्पति के आधार पर एक मैप तैयार किया गया है। जैसे कि यहाँ घनी वनस्पति है, यहाँ थोड़ा सूखा दिखा रखा है। आपको पता है राजस्थान के जो हिस्से में वहाँ बारिश कम होती है, उसके कारण थोड़ा सूखा इलाका है। अब मैं बात करता हूँ बच्चों वनस्पति के प्रकार। जैसे कि आपको वनस्पति के बारे में मैं बता चुका हूँ, अब हम बात करेंगे कि वनस्पति कितने प्रकार की होती है। जैसा कि आपको पता है कि वनस्पति को तापमान भी प्रभावित करता है, भूभाग भी प्रभावित करता है, मृदा भी प्रभावित करती है। तो एक पर्टिकुलर एक ऐसा क्षेत्र जहाँ की मृदा एक जैसी है तो वहाँ पनपने वाली वनस्पति भी एक ही जैसी होगी। पर जैसे ही स्थान बदलता है,
स्थान बदलते ही मृदा बदल जाती है, वहाँ का भूभाग बदल जाता है, तो वहाँ की वनस्पति भी बदल जाती है। तो उसी आधार पर मैं वनस्पति के प्रकारों की बात करूँगा। तो वनस्पति को कुल 5 भागों में बांटा गया है बच्चों। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या इन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है। दूसरा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कंटीले वन या झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। जैसा कि आप देख सकते हो बच्चों, ये है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अब देखो बच्चों, होता है क्या, भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तर तथा 5 डिग्री दक्षिण के बीच आने वाले वन। जैसे कि बच्चों मान लो ये है हमारी भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश, तो इसके 5 डिग्री ऊपर यानी कि 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच का ये जो क्षेत्र है बच्चों, यहाँ जो वनस्पति पाई जाती है वो कौन सी वनस्पति है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और सदाबहार वन। वर्षा वन क्यों कहा जाता है बच्चों? कि ये जो क्षेत्र है बच्चों, यहाँ सूर्य का प्रकाश लगभग पूरे साल एक जैसा बना रहता है, जिसके कारण यहाँ वर्षा भारी होती है, यानी कि भारी मात्रा में वर्षा होती है। और भारी मात्रा में वर्षा होने के कारण यहाँ जो वनस्पति पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय का मतलब यहाँ सूर्य का प्रकाश लगातार बना रहता है। और वर्षा वन क्यों कहा? कि सूर्य के प्रकाश के कारण वहाँ क्या होते हैं? भारी वर्षा देखी जाती है। तो इसलिए इनका नाम क्या पड़ा इस वनस्पति का? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ये वन पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, अगर मैं बात करूं भारत के दृष्टिकोण से, तो भारत का जो पश्चिमी घाट है यानी कि केरल, कर्नाटक, इनकी बात कर रहा हूं, केरल कर्नाटक के तट, लक्षद्वीप जो कि हमारे अरब सागर के अंदर पड़ता है, अंडमान और निकोबार द्वीप ये कहाँ पड़ता है बच्चों? बंगाल की खाड़ी में पड़ता है समूह, तथा असम के ऊपरी भाग और तमिलनाडु के तट तक पाए जाते हैं। यानी कि भारत में वे स्थान जहां अधिक बारिश होती है उन स्थानों पर कौन से वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। यहां बच्चों आपने एक बात और देखी होगी, जैसे ही मैंने सारे नाम बताए, तो ये जो जितनी भी वनस्पति है सारी की सारी दक्षिण भारत के अंदर है। तो जैसा कि आपको पता है बच्चों, भारत का विस्तार जो है वो 8 डिग्री से लेकर ऊपर है, यानी कि जैसा कि अभी बताया मैंने, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की सर्वाधिक जो संख्या है वो 5 डिग्री तक है। पर फिर भी यहाँ कुछ ऊपर भी कहीं ना कहीं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है ये पाए जाते हैं। तो भारत के भी निचले स्थानों पर, इससे भी अगर बच्चों अपने और ऊपर जाएंगे तो ये नहीं पाए जाते। तो भारत के जो दक्षिण भारत है उसमें कौन सी वनस्पति पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। आगे देखते हैं, ये दिखा रखा है बच्चों अलग प्रकार की जो हमारी स्थल परत होती है कैसी होती है, कैसे हमारे ऊपर जैसे पादपों की जो ऊंचाई है वो बढ़ती रहती है। ये वन वर्षा वनों की बात कर रहा हूं बच्चों मैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। जैसे कि आपको पता है भारत के मेघालय मासिन राव के अंदर लगभग 200 सेंटीमीटर से ऊपर ही वर्षा रहती है। तो वहां जो वनस्पति है वो कौन सी है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनस्पति या वर्षा वन। उसके साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। इन वनों में 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई वाले पेड़ पाए जाते हैं, यानी कि इनकी ऊंचाई जो होती है बच्चों काफी लंबी होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करती है इनकी ऊंचाई। और जैसा कि आपको पता है यह 23 डिग्री जो हमारी कर्क रेखा इससे काफी नीचे आता है। तो नीचे आने के कारण यहाँ सूर्य की जो ऋतु है कभी ना कभी सीधी आती है, यानी कि सूर्य की जो किरणें हैं वो कभी ना कभी हमेशा इसके ऊपर सीधी पड़ती ही पड़ती हैं। और जब इसके ऊपर सीधी किरणें पड़ती हैं तो यहाँ एक प्रकार से ग्रीष्म ऋतु आती है। तो ग्रीष्म ऋतु भी मिल रही है और बारिश भी ज़्यादा मिल रही है। तो दोनों जब इसके संयोग की कंडीशन बन जाती है तो ये अपने आप में कौन से वन बन गए? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का रूप ले लेते हैं। और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जो पादप जो पेड़ जो होते हैं इनकी ऊंचाई कितनी होती है? लगभग 60 मीटर। चूंकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं, इसलिए यहाँ हर प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जैसे पेड़, झाड़ियाँ, लताएं। इन वनों के वृक्षों में पतझड़ होने का कोई समय निश्चित नहीं होता, इसलिए यह वन पूरे साल हरे रहते हैं। और इसीलिए इन वनों को सदाबहार वन कहा जाता है। सदाबहार मतलब ये हमेशा क्या रहते हैं बच्चों? हरे रहते हैं। क्योंकि
ऐसा नहीं है कि एक साथ सारे पादपों के पत्ते झड़ जाएं, क्योंकि इनका कोई समय निश्चित नहीं है। तो आधों के झड़ रहे हैं, आधों के पड़े, यानी कि अगर मैं पूरे वन के हिसाब से देखूं तो ये हमेशा कैसा दिखाई देगा, आपको हरा दिखाई देगा, और इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सदाबहार वन। इन वनों में व्यापारिक महत्व के वृक्ष भी पाए जाते हैं, जैसे आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिंकोना। इन वनों में पाए जाने वाले जानवरों की अगर मैं बात करूं तो हाथी, बंदर, लंगूर, एक सींग वाला गेंडा, लेमूर तथा हिरण, ये वहां के प्रमुख वन्य जीव हैं। अब मैं बात करता हूं बच्चों उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अभी हमने कौन से पढ़े, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अब मैं बात करूंगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। और बच्चों ध्यान रखना, उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन थे उन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, सदाबहार होने का कारण क्योंकि वो हमेशा हरे भरे रहते हैं। अब मैं बात करता हूं पर्णपाती वनों की। तो ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन है। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है, यानी कि पर्णपाती वन या मानसूनी वन एक ही बात है बच्चों। ये वन वहां पाए जाते हैं जहां 70 सेंटीमीटर से लेके 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, यानी कि 200 या 200 से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में वर्षा वन पाए जाते हैं, और 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पर्णपाती वन या मानसूनी वन पाए जाते हैं। इन वनों में पेड़ शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 हफ्तों के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, यानी कि पतझड़ की ऋतु आ जाती है। और इन वनों को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो होते हैं आर्द्र पर्णपाती वन और एक होते हैं शुष्क पर्णपाती वन। अब पहले देखते हैं अपने आर्द्र पर्णपाती वन। ये वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है। अभी अपनों ने देखा पर्णपाती या मानसूनी वन कौन से थे, जहां बारिश 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर हो, और इसमें भी अगर जहां 100 से 200 के बीच में होती है, यानी कि 100 तो होती ही होती है, तो उन वनों को क्या कहते हैं, आर्द्र पर्णपाती, यानी कि यहां आर्द्रता बाकी वनों की अपेक्षा थोड़ी क्या होती है, ज्यादा होती है। ये वन देश के उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपद, झारखंड, पश्चिमी ओडिशा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर पाए जाते हैं। और व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण पेड़ की अगर मैं यहां बात करूं तो सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। यानी कि अगर बच्चों आपसे मैं पूछूं कि जो सागौन जो है ये किन वनों में पाया जाता है, तो बच्चों ये पर्णपाती वनों में पाया जाता है। और पर्णपाती में भी किन वनों में पाया जाता है, तो आर्द्र पर्णपाती वनों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, आर्द्र पर्णपाती वनों में पाया जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सागौन के, तो बांस, शीशम, चंदन, कुसुम, अर्जुन तथा शहतूत के पेड़ व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण है। यानी कि बांस, शीशम, चंदन, कुसुम, अर्जुन, शहतूत और ये अपना सागौन, ये जितने भी वन है बच्चों, ये सारे वन आर्द्र पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। तो बच्चों इसी के साथ हमारे इस अध्याय का पहला भाग यही समाप्त होता है। अब जो बच्चों वनस्पति के जो प्रकार बच गए उसे हम हमारे अगले भाग में करेंगे, और इसी के साथ अगले भाग में हम वन्य प्राणियों के बारे में भी पढ़ेंगे। धन्यवाद।